नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न के 12 अलग अलग भावों में चंद्र क्या फल देते हैं, और हम इसको ना सिर्फ लग्न कुंडली से, हम इसको चंद्र कुंडली से भी देखने का तरीका डिस्कस करेंगे। और भी कई ऐसी बातें जो हो सकता है शायद आपको अलग अलग वीडियो में अभी तक ना मिली हो, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को सिलसिलेवार ढंग से समझना, तो आपको एक बीच में गैप नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक भी गैप, अगर आपने गैप छोड़ा तो इसका आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अलग से डिस्क्राइब कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ आप लोग सिलसिलेवार ढंग से जो प्लेलिस्ट हमने जैसे बनाई है वो सारी देखें। वो अलग बात है कि आपका कोई लग्न है, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, वो सिलेक्टिव वीडियो आपने निकाल ली है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सीकर हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष को अपने प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, तब आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो देखना पड़ेगा। और आप जब तक कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक कंपैरेटिव फिलॉसफी में नहीं जाएंगे ज्योतिष में, तब तक आपके जो भी आपने भविष्यवाणियाँ की हैं, जो भी आपने रिजल्ट दिए हैं ज्योतिष को देके, वो गलत जाएंगे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा जाए और उस ज्ञान के सही स्वरूप तक आप लोगों को लेकर जाया जाए। और ये मकसद तभी साकार हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, और बिल्कुल मिल रहा है। इस सहयोग को हम और अधिक आखिरी मुकाम तक ले जाने के लिए आपका सहयोग और अधिक हमें अपेक्षित है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई चीज़ें आपको पसंद आ रही है उस पर लाइक करें, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसमें हमें बताइए कि ये चीज़ें पसंद चेंज करी जा सकती हैं, तो हम बिल्कुल उस पर विचार करेंगे। तो चलते हैं तुला लग्न के 12 भावों में चंद्रमा का फल। पहला भाव, ध्यान रखिएगा, पहले भाव से लग्न तय होता है, इसी को पहला भाव कहा जाता है। और असल में चंद्रमा जहाँ विराजमान होते हैं वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। वो ना सिर्फ लग्न कुंडली, वो चंद्र कुंडली का भी पहला भाव बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने चंद्र कुंडली का कंसेप्ट इससे पहले शायद आपको कहीं इधर उधर आइडिया दिया होगा, बट हम यहाँ पर अब आपको दो तरीके से, ऐसा हर कुंडली में आप कर सकते हैं। चंद्रमा अगर कहीं भी बैठे हैं तो उसको भी आप लग्न मानकर आप उससे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से देखना शुरू करते हैं तो आपको सच में महारत हासिल हो जाएगी, और आपके रिजल्ट बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपने कोई देखा कि भाई इस व्यक्ति के लगन से देखा कि इस व्यक्ति का जॉब करियर बहुत स्टेबल आ रहा है, और यही चीज़ आपने चंद्र लगन से भी देखा, वो अगेन वही पुष्टि कर रहा है उसकी एक जैसा, तो वो जॉब भी अच्छा होगा और उसकी फील गुड आप कैसा करेंगे। याद रखिएगा, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है। तो जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो हम प्राय ये ध्यान रखते हैं कि हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उसको महसूस नहीं कर पाते हैं वो, तो वो चंद्र कुंडली से उसकी पुष्टि कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। क्लियर होगा? तो हम वो भी आपको एक तरीका साथ साथ बताते रहेंगे क्रॉस चेक करने के लिए। तो अब इस प्रकार की कुंडलियाँ कोई भी हों, अगर चंद्रमा पहले घर में बैठे होते तो इन कुंडली की बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लग्न और चंद्र से एक हैं। तो मैंने बोला ना, इनका कहीं और विचार नहीं, ये मन को अपने अधीन बहुत आसानी से करने में सक्षम होते हैं। तो ये बड़ी विशेष कुंडलियां मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी लग्न में कहीं भी अगर आपने देखा चंद्रमा पहले भाव में बैठा है तो उसको एक एडवांटेज मिल रहा है, यानी वो जो पुष्टि होने वाली है वो लग्न भी करेगा और वो चंद्र भी करेगा। तो जैसा डिक्लेयर हो रहा है, जैसे मान लीजिए 10वां घर बहुत अच्छा आ रहा है तो वो डबल अच्छाई दे देगा आपको। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज कई ज्योतिषी का राय क्या होती है कि भाई मान लीजिए किसी का लग्न कुंडली कहीं उसका बुरा आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आप उसको चंद्र कुंडली से देखकर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की चंद्र और लग्न एक ही है और वो कहीं बुरा आ जाता है तो फिर वो सत्ते में आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। तो लेकिन हम ज्योतिष में कुछ चीज़ छुपाना नहीं चाहते हैं। जो चीज़ है, देखिए, कोई भी जीवन पूरी तरह सार्थक कह देना बड़ा अजीब सा लगता है। इस धरती में जो भी आया है वो रियल है, वो आदर्श या आइडियल नहीं है। इसलिए अपने आप को आप तुलना करने की बजाय ये देखें कि मेरा जीवन सार्थक हो पाएगा। आप किसी और से जब सार्थकता की परिभाषा निकालते हैं तो गलत हो जाता है कि मैं वैसा बन जाऊं। क्लियर हो गया? याद रखिए, इंसान
पूरी तरह से इंसान बन जाए उतना ही काफ़ी है, उसको बहुत बड़ा कोई सुपरमैन बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मन में विचार ये आते कि मेरे जो ये एक प्रकार का विज्ञान है, तो ये विज्ञान के जरिए अगर हम इस प्रकार की कोई बदलाव करके जीवन को सुधार सकें तो वो अच्छा है। तो ये एक हमें रेमेडियल रास्ता दे देता है। रेमेडियल मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये कमाल कर देगा। जैसे कहीं वो कह रहे हैं कि भाई 8वां भाव आपका इफेक्टेड है, तो 8वें से संबंधित चीज़ों को बढ़ा लीजिए आप। 8वां यानी आप अपने ईश्वरीय तंत्र, योग साधना, मेडिटेशन, इसको बढ़ाइए, इसमें थोड़ा समय दीजिए, और जब मन शांत होगा तो सब कुछ अपने आप ही ट्रैक पर आना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली हर सेक्शन में हम लोग देखते जाएंगे ताकि हम इसको याद करने में आसानी हो। अब तुला लग्न का स्वभाव, मैंने आपको लग्न वाला जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी उसमें जाइए, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तुला लग्न का जो जीवन है वो पूरा इर्द गिर्द घूमता है किसके? शुक्र। याद रखिएगा, शुक्र इसके स्वामी है तुला लग्न के, तो वो एक स्त्रीलिंग प्रधान है। और ये लोग बड़े ज्यादा कैलकुलेटिव भी होते हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन मेनली फॉर द रंग रूप और आपका आउटलुक, इस प्रकार की चीजों में, या कह सकते हैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ भी इन लोगों का काफी रुझान रहता है। तुला लग्न, अब इसमें चंद्रमा स्वयं बैठ गए हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग है और इनका भी नेचर कुछ कुछ कूल है। और लेकिन शुक्र जो है वो उनका वर्ण ब्राह्मण है और चंद्रमा का वर्ण है वैश्य। तो यहां पर एक नई चीज देखने को मिलती है कि इन लोगों के पास ये वैश्य वाले गुण भी आ गए हैं। तो अगर इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो चंद्रमा यहाँ विराजमान है, तो वो व्यक्ति अपने मन में एक मतलब वो वैश्य नहीं कि जो बहुत ज्यादा पेन पेंसिल लेकर लगा रहता है, नहीं। चंद्रमा का वैश्य होना ये दर्शाता है कि यहां पर चंद्रमा आपको हर तरह से, जो कह सकते हैं, भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित करते हैं। उन चीजों की कैलकुलेशन में चंद्रमा बहुत माहिर है। लेकिन अगर आप इसको खाली गले में बैठ के भाई जमा घटा कर, उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं है चंद्रमा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूं। बुद्धिमत्ता वाले, कैलकुलेशन वाले, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काम के लिए चंद्रमा बिल्कुल फिट नहीं है। उसके लिए बुध बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जिनको चंद्रमा का पुत्र भी कहा जाता है, वो आपने अगर ज्योतिष की कहानियां नहीं पढ़ी हैं, ज्योतिष की कथाएं नहीं पढ़ी हैं, तो मैं चाहूंगा जरूर उस पर भी विचार करें। अगर आप चाहते हैं ज्योतिष का सार समझ में आए, तारा देवी की जो कथा है वो आपको जानना चाहिए कि बुध का नेचर चंद्रमा से मैच करता है। उनकी शिक्षा जुपिटर से हुई तो उनका जुपिटर से भी काफ़ी ज़्यादा विचार मैच करता है। तो ये सब चीज़ें आपको जान लेंगे तभी आप एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वैश्य वर्ण होने का मतलब ये नहीं कि आप चंद्रमा से चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले या जमा घटा वाले में के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं माना जाएगा इसको। क्लियर हो गया? अब ये व्यक्तित्व, मैंने बोला इनका रुझान किस प्रकार से रहेगा, अपनी पर्सनालिटी पर ही ये सबसे ज़्यादा विचार करेंगे। और स्पेशली जब इस प्रकार का आ रहा है, चंद्रमा वहीं बैठा हुआ है, तो वो अपने को पूरी तरह से, देखिए ये चाहे किसी मेल की कुंडली हो चाहे फीमेल की कुंडली हो, लेकिन जातक स्त्रीय चीजों के प्रति झुकाव रखता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। क्लियर हो गया? याद रखिए, जब किसी ग्रह का लिंग तय होता है, तो ग्रह का लिंग तय होने से ये नहीं कि उस व्यक्ति विशेष की हमने लिंग पर चर्चा की है, हमने चर्चा की है उसका जो, क्योंकि देखो प्राय एक जो हम मानते हैं पुरुषों को, हम एग्रेसिव इस प्रकार के अलंकारों से, वीर रस प्रधान इस प्रकार के अलंकारों से प्राय पुरुषों को ज्यादा सजाया जाता है, महिलाओं को प्राय श्रृंगार रस से सजाया जाता है। तो इसी प्रकार का जो रूप ये दिखाई देता है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना कि चंद्रमा का अपना घर कौन सा है? 10वां घर, 1 2 3 4, ये 10वें घर से संबंध बना रहा है। मतलब ऐसे लोग अपने जो करियर को, जॉब को लेकर बहुत निश्चिंत रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई? जैसे कहीं और बैठा है मालिक, तो उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब मालिक आपके करियर का आपके ही पास बैठा हुआ है, आपके स्वरूप के साथ है, तो मतलब योर जॉब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पर्सनैलिटी, नथिंग एल्स। ना कोई कुटुंबी, ना कोई पत्नी, ना कोई पिता, माँ, किसी और से नहीं, आपकी जॉब का डायरेक्ट संबंध आपसे है। अब ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से जॉब की तरफ झुकी हुई है। मतलब आप जो कपड़े डिजाइन जो भी करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि भाई मुझे यहां पर प्लस मिले। क्लियर हो गया? लेकिन ये बात पक्की है कि जब लग्न और चंद्र कुंडली एक होती है, तो ऐसे व्यक्तियों का ध्यान किसी एक दिशा में
केंद्रित रहता है। मतलब अच्छा है तो अच्छी दिशा में भी लगाएंगे, बुरा है तो बुरी दिशा में पूरा ध्यान वहीं लगा देंगे। तो लग्न और चंद्र कुंडली एक होना बड़ा ही ज्यादा शुभ लक्षण होते हैं, बड़े शुभ माने जाते हैं, क्योंकि एक काम की डबल पुष्टि हो रही है। अब यहां पर लग्न कुंडली भी वही कह रही है और चंद्र कुंडली भी वही कह रही है। अब यहां से नजर डाल रहे हैं वो आपके 7वें भाव में। 7वां भाव किसका है? आपके भार्या का, वैवाहिक सुख का, आपके छुपे हुए जनन इंद्रियों का, याद रखिए इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का, जो प्राय बाहर नजर नहीं आते। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार की चीजों को हम यहां से जानते हैं। जैसे कई बात करते हैं गर्भाशय, वो यहां से हम जान सकते हैं। और हम इसमें टेस्टल हार्मोन्स, इस प्रकार की बातें वो भी हम यहां से जानते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम बाहरी अंगों की बात करते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स में, हमें 8वां भाव देखना होता है। तो अगर इस प्रकार कुछ भी इस व्यक्तित्व में, इस पर्सनालिटी में जो उन अंगों का स्वरूप या उन अंगों के जो टेंडेंसी होगी वो मार्स या मंगल पे डिपेंड करती होगी। और इससे ये भी तय हो रहा है कि इस व्यक्ति का जो पार्टनर होगा वो बड़ा ही डोमिनेटिंग होगा बहुत, क्योंकि मेष राशि आ रही है यहाँ पर, मतलब एकदम एग्रेसिव होगा, चीजों को एकदम अनुशासन में रखने वाला। अब इसमें मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, जैसे मंगल अपनी अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये आपको फायदा दिलाएगा। लेकिन अगर मंगल कहीं नीच के हो जाते हैं तो फिर आपका जो पार्टनर है, इन व्यक्ति का जो पार्टनर है, वो इनके लिए फायदा नहीं, एक प्रकार का वॉर जोन क्रिएट कर देगा। क्लियर हो गया? मतलब उसके होने के बाद कि यार अब ये 20 में संबंध ध्यान रखना है कि ये मंगल का घर है और ये भी मंगल का घर है, यानी वृश्चिक भी मंगल का घर है। उसमें हालांकि कुछ कंडीशंस हैं कि अगर मंगल की नंबर कम हो जाते हैं तो फिर इसकी पावर चली जाती है केतु के पास। इन दैट केस आपके स्पाउस वाले पार्ट में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। कारण क्या होगा? बिकॉज आपका ये वाला हाउस और आपका ससुराल पक्ष का भी डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, क्योंकि एक दूसरे के 7वें पर है। और ना सिर्फ आपका मतलब अगर मंगल कमजोर होता है यहां पर, तो जहां पर चंद्रमा नीच का है जिस हाउस में, उसको भी आपको कनेक्ट करना है कि इस घर की हालत बद से बदतर हो जाएगी। यानी आपके विवाह के बाद आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। क्लियर हो गया? और इस प्रकार के कई बार दहेज उत्पीड़न तक चली जाती है बात, क्योंकि आपको विवाह से सुख नहीं हो रहा है, कुटुंबिक सुख उल्टा नुकसान हो रहा है ये। तो इस प्रकार की चीज़ तब होंगी, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब चंद्रमा नील होगा, चंद्रमा के डिग्री खत्म होंगे और चंद्रमा कहीं वर्स्ट प्लेस्ड होगा। क्लियर हो गया? बहुत खराब स्थिति में अगर हो जाए, और उसका नीच भंग भी देखना होगा आपको। प्लीज मान लीजिए कोई कहता है कि चंद्रमा कर्क लग्न में बैठा है और वो नीच का है तो भी तेरा जिंदगी गई, नहीं। इस केस में नीच भंग हो जाएगा। अगर चंद्रमा यहां बैठ जाता है और मंगल यहां बैठ जाता है, तो मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है। यानी वो इस हाउस के मालिक को तो पसंद करता है, बट इस हाउस को पसंद नहीं करता। इस कारण से वो नीच का माना जाता है। बट यह नीच भंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके 4 नंबर का मालिक चंद्रमा जो है केंद्र में, आपको पता है केंद्र बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस माने जाते हैं, बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं केंद्र, विष्णु हाउसेस भी कहा जाता है इनको। तो ये चीजों को बैलेंस कर देगा, चीजों को बना लेगा। क्लियर होगा? और कहीं मंगल स्वग्रही हो जाए या एक्सेल्ड कर जाए, तो फिर आपका ससुराल पक्ष और आपका भार्या आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि चाहे मंगल खराब हो, फिर भी चंद्रमा की नजर भर से आपका जो मैरिटल लाइफ का जो लाइफ स्पैम है, मैं रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुटुंबियों के कारण उन लोगों को साथ रहने का मौका नहीं मिल पाता। क्लियर होगा? मैं किसी को गलत या अच्छा नहीं ठहरा रहा हूं, वो तो प्रकृति है, ईश्वर ने सभी अलग अलग मेंटेलिटी बनाई है। अगर हम ज्योतिष में किसी चीज को ऑलरेडी माइंड सेटअप से कर लेंगे कि भाई ये अच्छा ही होता है, ये बुरा ही होता है, तो गलत हो जाएगा। संसार ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उसका प्रोफेशन, उसकी उम्र मायने नहीं रखती है कि उसको अच्छाई या बुराई की गारंटी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो आपको सारी परतें खोलनी पड़ेंगी। क्लियर? तो ये बोल रहा है कि अगर चंद्रमा की नजर पड़ते, मतलब क्या, उन दोनों के बीच में इतना एग्रेशन होने के बाद भी
प्रेम बना रहता है, लेकिन जैसे ही ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष या ये संबंधी सामने आते हैं, बस इन दोनों को दूर करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के ही रेमेडी फिर दिए जा सकते हैं कि अगर मंगल बहुत ही खराब स्थिति में हो, तो अगर ये लोग अपने जीवन को शांत रखना चाहते हैं तो पारिवारिक डिस्कशन में, पारिवारिक झगड़ों में बिल्कुल भी ना पड़े, बिकॉज ये कुटुंब का भाव है, इस घर की हालत भी खराब हो जाती है। तो इसीलिए यही एक रेमेडी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हालांकि अगर मंगल स्थिति में अच्छा है तो यही एग्रेसिव पार्टनर, यही डोमिनेटिंग पार्टनर आपके लिए बहुत लकी होगा। क्लियर हो गया? और इसमें हम चलते हैं, हम चंद्रमा को अब ले चलते हैं तुला लग्न के दूसरे भाव में चंद्रमा अगर आ जाते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट यहाँ देखने को मिलता है। तो चंद्रमा आ गए अब तुला लग्न के दूसरे भाव में, और दूसरा भाव यहाँ पर कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि है। ध्यान रखिए, वृश्चिक राशि जो है वो चंद्रमा, उस राशि का जो स्वभाव है, रूप है, वो चंद्रमा को पसंद नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या चीज, लेकिन आप घबराइए मत, आपको लग रहा है कि पसंद नहीं है तो भाई मेरी तो वॉट लग गई, ऐसा नहीं है। पसंद नहीं है तभी भी कई चीजें नेगेटिव, ये मान लीजिए इसको बोल रहे हैं चंद्रमा नीच का हो रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाला हाउस उच्च का हो जाता है। भाई आपने कहीं घटोतरी की है बहुत ज्यादा, सामने आपने बहुत बढ़ोतरी भी तो की है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी भी कुंडली में अगर कोई ग्रह उच्च का होता है, उसके जस्ट सामने वो नजर डालकर अपनी नीच की दृष्टि से उस घर को खराब भी करता है। क्लियर हो गया? अब जैसे यहां बैठकर ये इस घर को खराब कर रहा है या कमजोर कर रहा है, तो ये सामने वाले घर को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा एक्सेल्ड कर जाते हैं, चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या कह सकते हैं, जो आपकी वाणी है, जो कौन से, देखो वाणी के दो फेज हैं। एक आपका जो स्पिरिचुअल अटैचमेंट है गॉड के प्रति, आपके शब्दों की सिद्धि है, उस चीज को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। लेकिन जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी को कोई चीज समझानी है, वो सब चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। दो अलग अलग बातें हैं। हमने किसी को कोई बात बताई, देखिए कोई अगर इस प्रकार का प्रीस्ट है, कोई पुजारी हैं, इस प्रकार के आपको जीवन में कुछ रेमेडीज देने वाले लोग हैं, उनका सेकंड हाउस देखा जाता है। लेकिन अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई इंश्योरेंस एजेंट है, उस प्रकार की कोई चीज देखनी है, तो आपको थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। क्लियर होगा? तो सेकंड और थर्ड, इन दोनों के डिफरेंस को समझिएगा। क्लियर हो गया? दिस इज पूरी तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस इज स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? गॉड अटैचमेंट, आपके नैतिक, आपकी शिक्षा कैसी रही है घर से, आपका बेसिक स्टडी कैसा रहा है। तो देखिए ये घर ये बताता है कि चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, तो आपने जो आपके मूल्य बोध, आपके नैतिक मूल्य हैं, उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी, या आपको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। आपको नैतिक मूल्य, जो बेसिक चीज़ें होती हैं घर की, उन चीज़ों में आपका पक्ष बड़ा कमज़ोर रहा। क्लियर हो गया? तो तुला लग्न में कभी भी याद रखिएगा, अगर इस घर का मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी मंगल, तो उसका जो मोरल वैल्यू होता है, नैतिक मूल्य, जबान का धनी, वो नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा इस चीज को देखा जाता है। हाँ, लेकिन आपको सभी योग देखने पड़ेंगे कि कहीं वो नीच भंग तो नहीं हो रहा है, आपको लग तो रहा है मंगल वो खराब स्थिति में है, कहीं वो अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसमें, ये सारी बातें कैलकुलेट करनी होगी। जैसे कई बार क्या होता है, बृहस्पति यहां बैठ जाते हैं, बृहस्पति यहां उच्च के होते हैं। अब उच्च के बृहस्पति यहां अगर बैठे तो यहां 1 2 3 4 5 वो धन भाव में नजर डाल के इस घर की बुरी चीजों को कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह वो भी उच्च का है, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये चीजें क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, प्रथम दृष्टा अगर हमने खाली तुला लग्न में दूसरे भाव में चंद्रमा की बात की, तो वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए ठीक नहीं होगा। वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर बड़ा परेशान रहता होगा, और वो अपने कुटुंबियों को लेकर उसकी नहीं बनती होगी, वो अपने एसेट्स को, उसको जो उसको पैतृक चीजें मिलेंगी उसमें काफी लड़ाई झगड़े होंगे। क्लियर हो गया? अब यहां से वो जो नजर डाल रहे हैं वो है ससुराल पक्ष, लेकिन वो थोड़ा सुखद अनुभव करता होगा ससुराल पक्ष से। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष से उसको गेन भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अपने जो उसके खुद के एसेट्स हैं, उसके खुद के घर के एसेट्स हैं, उनमें उसको विवाद का सामना करना पड़ रहा है। क्लियर? और ये व्यक्ति अकल्ट की तरफ भी अट्रैक्टिव होता है,
मतलब कष्टों से, अपने घर के कष्टों से जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है तो फिर वो ईश्वरीय साधना, मेडिटेशन में भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मादा रखता है और ये ग्रहण भी कर पाता है। शर्त यह है कि शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो। क्लियर हो गया? देखो चंद्रमा ये एक्सेल्ड कर रहे हैं तो चंद्रमा लाइफ स्पैम यानी बीच का समय उसको अच्छा करता है, लेकिन रिजल्टेंट इस घर के मालिक के पास ही होता है। मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए इस घर का मालिक खराब है लेकिन इस घर के मालिक पर दृष्टि अच्छी पड़ गई तो क्या होगा? ये घर किसका है? पत्नी का। तो रिजल्टेंट जो है किसी और के कारण खराब हो रहे हैं, लेकिन पति पत्नी एग्रेसिव है, एक पोलाइट है, फिर भी दूसरों की बहुत अच्छी जुगलबंदी बनती है, बट रिजल्टेंट तय नहीं हो पाता, रिजल्टेंट नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है कि घर की स्थिति भी और घर के मालिक की स्थिति दोनों सही होनी चाहिए और घर पर नजरें भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कई चीजें हैं जिससे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो आपके व्यापार को या आपके जॉब स्टेटस करियर को लेकर हमेशा ही डामाडोल सा चलता रहता होगा और उसके लिए भी आपके कुटुंब की कलह जिम्मेदार है। क्लियर हो गया? तो हो सकता है आपका माइंड सेटअप ना बन पाता हो, कुटुंबियों के कारण कुछ कलह हुआ, आपने जॉब रिलोकेट कर दी, और इसमें स्पेशली किस दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम कौन कर रहा है? 1 2 3 4 5। 5 इज व्हाट? 5 इज योर सडन गेन, लॉटरी, इस प्रकार की चीजें जो आपके सेकंड हाउस को भी इफेक्ट करती हैं, धन। तो जो सडन गेन के इस प्रकार के लॉटरी, इस प्रकार की आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है, उस कारण भी आपको जॉब स्टेटस में हर्जाना उठाना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को अगर हम बात करें रेमेडी की, तो रेमेडी क्या है? किसी भी तरह से जहां भी वो जॉब करे, कुटुंबियों से थोड़ा जॉब लोकेशन को सेफ रखे, वहां पर कोशिश करे घर वाले कम जाएं तो अच्छा होगा। यही रेमेडी का काम करेगा उसका। क्लियर हो गया? और इसमें और भी हम चीज देख सकते हैं कि क्योंकि अगर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और मान लीजिए चौथे हाउस की भी स्थिति खराब है तो फिर मां के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होंगे। अब चंद्रमा यहां बैठे हुए नीच के, तो मतलब क्या है? चंद्रमा नीच के यानी अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल मानते हैं। तो इससे एक प्रथम दृष्टा ये बात भी तय कर सकते हैं कि व्यक्ति के मां को लेकर कुछ हद तक जो है संबंधों में कड़वाहट होगी ही होगी। हाँ, मान लीजिए ये घर अच्छा हो जाता तो इसका मतलब क्या है कि बेशक से उनकी मदर उनके लिए अच्छे नहीं है, बट स्टिल उसके मन में अपने मां के लिए बहुत रिगार्ड है, बहुत रेस्पेक्ट है, जो 4th हाउस पूरा कर देता। तो ध्यान रखिए, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, साथ साथ चौथे भाव की भी स्थिति अच्छी हो, तो फिर हम मां के प्रेम को फुल नंबर दे देते हैं। लेकिन चंद्रमा की अच्छी स्थिति ना हो, खराब स्थिति हो, चौथे भाव की स्थिति अच्छी हो, तो कुछ हद तक चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन हम उसको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी देखना आपको। अब हम चलते हैं तुला लग्न में अगर चंद्रमा आ जाते हैं तीसरे भाव में तो किस प्रकार का फल हमें देंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि जब कभी भी लगन कुंडली से चंद्र कुंडली अलग होती है तो हमें चंद्र कुंडली भी अलग ड्रॉ करके देखनी पड़ती है। जैसे पहले अभी हम चंद्रमा यहाँ ड्रॉ किया था हमने, उस कंडीशन में चंद्रमा जब यहाँ आ जाता है तो आप समझ सकते हैं लग्न जो है 12 चला गया, चंद्र कुंडली से लग्न 12 चला गया। इन दैट केस आपका जो लग्न है वो आपका व्यय की तरह दर्शा रहा है, लॉसेस की तरह दर्शा रहा है, यानी उसके शरीर में भी व्यवधान आ रहे हैं। क्लियर होगा? तो इस प्रकार से भी चीजों को आपको कनेक्ट करना होगा। अभी हम इसको एक एग्जांपल ले लेंगे यहां पर, क्योंकि देखो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से पुष्टि करना जरूरी है। मैंने इसलिए आपको कई बार बताया कि चंद्रमा को सिर्फ एक ग्रह समझकर ना पढ़ें, आपको ये मानना होगा ये आपके राशि अधिपति हैं, या ये कहे राशि अधिपति यही तय करेंगे। चंद्रमा जहां बैठ जाएंगे उसी के मालिक से राशि अधिपति तय होगा। जैसे भाई चंद्रमा मान लीजिए कर्क में बैठ गए तो अधिपति जो कर्क का है वही चंद्रमा, तो वो बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें मालिक हैं 2 इस कुंडली में जो हमने भी बना रखा। तुला लग्न है और धनु राशि है, तो मालिक 2 कौन कौन से? भाई शुक्र और बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति में क्या है? शुक्र का स्वभाव है
जब वो मेहनत करने पर आते हैं तो वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती, इतने ज़्यादा, लेकिन वो रोमांटिक भी हैं, स्त्रीलिंग प्रधान है, इनके स्वामी लक्ष्मी माना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये इन रोमांटिक चीज़ों को भी बहुत लाइक करते हैं, यानी इनका राजसी स्वभाव है। एक ऐसा ब्राह्मण जो तपस्या करने से कभी नहीं घबराता और राजसी यानी वो रिजल्ट पर महानता देता है, उसको जो भी तपस्या करनी है वो उसको रिजल्ट को मानता है, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन बात करें अगर हम धनु राशि या सैजिटेरियस की, तो धनु राशि इस मामले में थोड़ा अलग है। वो नियमों पर चलने वाला एक बृहस्पति का वो रूप जिसकी राशि जो है वो क्षत्रिय है। ये बात याद रखिए जरा। इस राशि की बात करें, धनु राशि का, जो धनु राशि की खुद राशि का गुण है वो क्षत्रिय है, लेकिन इस राशि के जो मालिक हैं वो ब्राह्मण है। तो ये ऐसा ब्राह्मण जो किसी क्षत्रियों से घिरा रहता है, ये क्षत्रियों के राजसभा में अपने नियम बताता है। तो ये इस प्रकार का धनु का स्वभाव होता है। याद रखिएगा, धनु राशि का मतलब होगा बहुत ही सात्विक ब्राह्मण, लेकिन किस प्रकार का ब्राह्मण? जो नियमों को राजाओं के साथ मिलकर बताए। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, इन चीजों को आपको क्रॉस चेक करना जरूरी होगा। जब कभी मैं इस प्रकार के वर्णों की बात करूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक गुण बता रहा है, हर एक का अपना अपना गुण है। जैसे मैं भी कहूंगा कि कोई शनि, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं क्षुद्र वर्ण बताता है, तो क्षुद्र वर्ण से आपके दिमाग में कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, कहीं आपके दिमाग में कोई प्री डिटरमाइंड सेटिंग हो, कुछ ऐसे वैल्यू, तो प्लीज उसको आप ठीक कर लीजिए, रेक्टिफिकेशन कीजिए। क्षुद्र का मतलब यहां पर है कर्म प्रधान, जो किसी चीज, श्रम और रोजगार मंत्रालय, इस समय के अनुसार जो आज का हमें समय चल रहा है, सब लोग नौकरी पेशा लाइफ पसंद करते हैं, सभी लोग किसी काम में मास्टरी को ज्यादा प्रधानता देते हैं। अगर वो चाहता है कि मेरा नौकरी पेशा वाला डिपार्टमेंट ज्यादा हाई लेवल का हो, तो वहां पर शनि से उसको कह सकते हैं आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी हम कोई भी एनकोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो हमें समयानुकूल सही चीज समझनी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि प्राय लोगों के दिमाग में कुछ माइंड सेटअप होता है, भाई ये तो इसके लिए होता है, ये इसके लिए नहीं, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। जब कभी भी मैं कह रहा हूं कि इस ग्रह का, इस राशि का एक वर्ण है, तो उस वर्ण की विशेषता को दर्शाना है, ना कि आप कुछ नेगेटिविटी फैलाने लग जाएं। क्लियर हो गया? तो प्लीज टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। जो ग्रहों के या राशियों के वर्ण की जब बात होती है तो एकदम सेलेक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं मैं एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मैं कुम्हार हूं, तो अगर मैं कुम्हार हूं तो उस प्रोफेशन में मैं दक्ष हूं, उस प्रोफेशन में मुझे बनाना, मटके बनाने में मैं महारत हासिल है मुझे। तो जब कभी भी इस प्रकार के कर्म प्रधान राशियों की बात होती है कि कोई भी ऐसा जो किसी काम में, मेज बनाने, मान लीजिए मैं कारपेंटर हूं, मेज बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूं, तो ये एक्सपर्ट किसी भी काम को करने की दक्षता, इवन कंप्यूटर चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट हूं मैं, ये भी एक क्षुद्र की विशेषता है। याद रखिएगा, भारत की माइथोलॉजी जो है वो अलग टाइप की है, इसलिए कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। जब कभी हम बात करते हैं कि राजा और सन्यासी में कौन ब्राह्मण वर्ग रखता है, क्लियर हो गया? राजा और सन्यासी में कौन श्रेष्ठ है, क्लियर हो गया? तो ब्राह्मण इज टोटली रिलेटेड विद द माइंड सेटअप, जो गॉड से कनेक्ट कर रहा है, बट उसको कर्म में महारत नहीं कहा जा सकता। याद रखिएगा, जो सांसारिक गुण है, सांसारिक गुण तो क्षुद्र के पास ही है। अगर आपको संसार में महारत हासिल करनी है तो आपको क्षुद्र जैसा ही बनना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम बात कर रहे हैं एक राजा और एक सन्यासी में कौन श्रेष्ठ है, तो हमने सन्यासी को श्रेष्ठ माना क्योंकि वो ईश्वर से अटैच है, जबकि वो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है। तो सांसारिक दृष्टि से अगर हम कोई कुंडली की बात करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा धनी होना है, तो धनी होने के लिए हम प्रायः ब्राह्मण वर्ग को किनारे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिर किसी वैश्य जिसका खजाना अच्छा हो। जॉब की बात कर रहे हैं तो हम शूद्र विशेष गुण की बात कर रहे हैं।
एग्रेशन की बात करें तो क्षत्रिय विशेष गुण की बात कर रहे हैं। ईश्वर को जानने की अकल्ट धर्म की बात करें तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, क्लियर हो गया। तो ये डिक्लेयर कर देना कि भाई धन संपदा तो बुरा है, या ये प्री जो डिटरमाइंड वैल्यूज आपने दिमाग में निकाल रखी हैं उसको आप रेक्टिफाई कीजिए प्लीज। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सारे ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है, और यही एस्ट्रोलॉजी में साफ साफ झलकता है। क्लियर हो गया। तो कोई भी राशि का वर्ण, कोई भी राशि के गण, जैसे एक बहुत अच्छी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, गणों की बात करते हैं तो गण होते हैं जैसे देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। अब आपको ये शब्द सुनकर लगा होगा कि यार काश मेरा देवगण होता, लेकिन आपको बताऊं आज के समय पे जो कलियुग चल रहा है, मशीनों का समय चल रहा है, मशीनों के समय में किसी मशीन में महारत हासिल करनी है आपको, तो आपका गण राक्षस होना बहुत ही ऑस्पिशियस होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं किसी मशीनरी को कोई देवगण वाला समझ ही नहीं सकता, क्योंकि देवगण वालों की जो मेन जो विरासत है वो तो ईश्वरीय अटैचमेंट, इस प्रकार की पारलौकिक बातें करना, जिनका आजकल के संसार में रेलेवेंस थोड़ा कम प्रतीत होता है। मैंने कम कहा नहीं है, प्रतीत होता है, लेकिन किसी को गलत हमने नहीं आंका है, सबकी अलग अलग विशेषता है। तो अगर कोई देवगण वाला व्यक्ति उस प्रोफेशन को चुन ले जहां पर ईश्वरीय संवाद, या जहां पर डिप्लोमेसी वाद, नॉट डिप्लोमेसी, हम ट्रुथनेस की बात करेंगे, बिकॉज डिप्लोमेसी में तो आपको झूठ भी हो, तो इस मामले में देवगण वाले जहां पर आपको प्योर होना है एकदम बातचीत में। क्लियर हो गया। लेकिन जहां पर हमें स्पेशली इस प्रकार की, देखो मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य को हम मानते हैं कि भाई वो चीजों को अपने हिसाब से झूठ सही करता है। तो अगर आपको डिप्लोमैट होना है, बातचीत में दक्ष होना है, तो आप मनुष्य गण प्रेफर करें। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई मैं बातचीत में प्रवीण नहीं हूं, लेकिन मैं किसी मशीनरी को, मशीन की इंजीनियरिंग को समझने में प्रवीण हूं, तो आप राक्षस गण को सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे। क्लियर हो गया। तो देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण को अच्छे से समझें। आपको नहीं पता है, किसी को भ्रम ना फैलाएं। क्लियर हो गया। तो प्राय कह देते भाई राक्षस खराब होता है गण, तो बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण वर्ग अच्छा होता है या ब्राह्मण वर्ग खराब होता है, बिल्कुल गलत बात। याद रखिए, कोई भी वर्ण, कोई भी गण, कोई भी योनि की आप विशेषता पढ़िए। कहता भाई मार्जर योनि है इसकी, तो वानर योनि इसकी, तो इसकी तो ये तय कर देना अपने ही दिमाग से गलत है। हर योनि की अलग अलग विशेषताएं हैं। क्लियर हो गया। जैसे ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, पंक्चुअलिटी की बात करते हैं और वफादारी की बात करते हैं, तो आपको पता है स्वान या कुत्ता वफादार है। तो जहां पर भी योनियों में इस प्रकार के नाम आ रहे हैं कि स्वान, कुत्ता, तो वो एक वफादार व्यक्ति होगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से डिक्लेयर नहीं कर सकते आप कि भाई हाँ मैंने तय कर दिया है, और घात लगाकर हमला करने वाला, रुक कर, तो ऐसी जगह पर जैसे हम बात करते हैं बिल्ली योनि की। क्लियर हो गया। तो बिल्ली में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब किसी टॉपिक पर ध्यान लगाती है, शिकार करने के लिए बैठती है, तो वो भी, लेकिन आपको ध्यान देना स्वान में और बिल्ली में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। क्लियर हो गया। हम प्रायः बिल्ली को वफादारी की नहीं देते हैं, लेकिन हम लगाते हैं घात लगाने में या एस्केप करने में कुत्ते से कहीं गुना ज्यादा एडवांटेज है। बिकॉज जब हम बिल्ली की बात करेंगे तो हमें उसी का बड़ा रूप भी ध्यान रखना पड़ेगा। जंगल का राजा जंगली कुत्ता नहीं है, जंगल का राजा बड़ी बिल्ली ही है। तो वो भी ध्यान रखना है। उसके पास कई प्रकार के हिडन वेपन्स भी हैं। तो जब भी आपको कोई इस प्रकार की टॉक वॉर, क्लियर हो गया, बातों से जंग जीतनी हो या फिजिकली भी कोई वॉर की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में ये वाली जो बिल्ली योनि वाला जो आपका आएगा वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। हम अलग से योनियों पर, गणों पर भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक प्राइमरी ओवरव्यू देना चाह रहा हूं ताकि आप कहीं भी रहें आप इंटरप्रेट कर पाएं चंद्र कुंडली को भी, गणों को भी, वर्ण को भी। जब तक आप वर्ण के स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे आपकी भविष्यवाणियां गलत होंगी। तो हमने देखा चंद्रमा यहां बैठे हैं, तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का। तो व्यक्ति पराक्रमी होगा किस प्रकार का,
ऐसा नहीं है कि वो मंगल की तरह कहीं भी लड़ जाए, नहीं, बुद्धि से बात करेगा और वो गलत को गलत, सही को सही कहने की ताकत रखेगा। फॉर्मल वाणी रहेगी, लेकिन वाणी में क्षत्रिय रूप भी दिखाई देगा, ये वो बताता है। अब चंद्रमा की नजर यहां से अपने से 7 पर है, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, अपने से 7 पिता का भाव है, तो पिता के भाव में चंद्रमा की नजर अच्छी मानी जाती है। क्लियर हो गया। और ये मिथुन राशि है, और ये आप इस जो ये व्यक्तित्व होता है, तुला लग्न वाले जो हैं, इनका जो धर्म या कह सकते हैं भाग्य, इससे ना आपका करेक्टर भी जांचा जा सकता है 9th हाउस से। अगर यहाँ 3 नंबर आ रहा है तो मिथुन राशि, आपको पता, मैथुन या स्त्री और पुरुष का जो संग है, ऐसे व्यक्तियों में कई बार लांछन लगने का भी डर रहता है अगर बुध की स्थिति खराब हो तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, करेक्टर को बचा के रखना चाहिए। और क्योंकि यहां पर एक बात और यहां क्लियर हो रही है, चंद्रमा इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी रोमांटिक है और चंद्रमा नजर भी डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए, अपने धर्म वाले पोर्शन में ईश्वरीय ज्ञान को लाना चाहिए, और अलग जगह या कह सकते हैं किसी भी महिला से संवाद करने से बचना चाहिए, कि भाई अकेले में कोई भी महिला हो, संवाद करने से बचना चाहिए। क्लियर हो गया। नहीं तो झूठा आरोप, लांछन इस प्रकार का महिला संबंधी लग सकता है। क्लियर हो गया। स्पेशली तब जब बुध की स्थिति खराब है। क्लियर। और अब हम इसमें जो आपका कर्म क्षेत्र है उसकी बात करें तो कर्म का मालिक अपने से छठे बैठा है, लेकिन मित्र के घर में बैठा है, तो 6 नंबर से कनेक्ट करना है आपको। तो चंद्रमा आप कहाँ बैठे हैं, तो देखो पहले तो ये इसका जो भी प्रोफाइल होगा उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही प्रोफेशन आ रहा है, यानी कोई हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, वाटर इंडस्ट्री, जूस इंडस्ट्री, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स, इस प्रकार की चीज़ें। अब वो बैठा है कहाँ, तीसरा भाव इज व्हाट, तीसरा इज डिजिटल, जहां भी कुछ इस प्रकार का डिजिटल प्लस आपका हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग वाली चीज आ रही है, तो वो चीज बता रहा है। और दूसरा ये भी देखना है कनेक्ट किस नंबर से कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। 6 नंबर इज व्हाट, 6 इज मेडिसन, और ये आपकी हॉस्पिटैलिटी को बता रहा है और ये आपकी कम्युनिकेशन। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री हो सकती है आपके जॉब या करियर में जो केयरिंग, मेडिसिनल वाली है, बिकॉज 6 नंबर आपका मेडिसिन वाला पार्ट है, मेडिसिन बनाता होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अपने से 6 नंबर पे बैठा है, मेडिसिन बनाता होगा, और उनकी डिजिटल में भी अच्छी पकड़ है, उनकी अच्छे वेबसाइट डिजाइनर होंगे इस प्रकार का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का प्रोफाइल आप यहां से जान सकते हैं कि भाई उस इंडस्ट्री में आपको कोई डिजिटल काम दिया गया है, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम दिया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ। और अगर हम इसको लगन कुंडली मान लें, अब ये हो जाएगा पहला भाव, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो ये आपका हो जाएगा अगेन चंद्र कुंडली से आप समाज में अपने प्रोफेशन से कितने खुश होंगे, अगर वो जानना चाहते हैं तो चंद्र कुंडली से 10वां भाव देखो आप। चंद्र कुंडली से 10वां भाव क्या है, कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध। तो बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो आप अपने करियर को ऐसा लेते होंगे, बुध की तरह लेते होंगे। बुध भी बहुत इंटेलिजेंट है, इसके अंदर चंद्रमा के और बृहस्पति वाले गुण हैं बुध में। क्लियर हो गया। स्पेशली कन्या राशि के जो मैं नेचर की बात कर रहा हूं, तो इसमें बृहस्पति का गुण ज्यादा ही निखर कर आता है। तो आप इस प्रकार से अपने प्रोफेशन को समझते होंगे, अपनी जॉब को समझते होंगे। क्लियर हो गया। तो ये और पुष्टि कर रहा है कि भाई बुध बुद्धि का कारक भी है, और बुध के लिए प्राय कम्युनिकेट को भी रिलेट करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 3रा भाव होता है बुध का, तो हम इससे भी रिलेट कर पा रहे हैं आप। तो ये डबल क्रॉस चेक करने के लिए आप चंद्र कुंडली जरूर देखें। क्लियर हो गया। तो वो भी एक मैंने आपको एस्पेक्ट दे दिया है कि जब इसको आप लगन मान लें, यहां से गिने फिर 1 2 3 4, तो 4 क्या होता है, 4 हमारा मां का, घर, कुटुंब का। तो कुटुंब निकालना है तो आप यहां से देख लें, चंद्र कुंडली से 4था भाव देख लीजिए आप। वैसे इस कुंडली का 4था भाव क्या है, मान लीजिए शनि की स्थिति खराब है लेकिन बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर मतलब ये कह सकते हैं कि खराब घर में भी उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि चंद्र कुंडली ही तो है, चंद्रमा ही तो है जो चीजों को एनालाइज करता है। मन का कारक कौन है, चंद्रमा। तो ये बात याद रखिएगा, लग्न यानी उस चीज का होना, चंद्रमा उस चीज को आपके जरिए महसूस कर पाना या ना कर पाना,
ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। 9, अब इसमें हम बात करते हैं, चंद्रमा अगर तुला लग्न में चले जाएं चौथे भाव में तो किस प्रकार का जीवन हमें ये देंगे। चौथे भाव में आ गए अब चंद्रमा, तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4। कौन से लग्न, कौन सी राशि? तुला लग्न, और कौन सी राशि है ये है मकर राशि। मकर राशि का मैंने आपको बता दिया स्वभाव कैसा होता है। अब वो स्वभाव या इसका जीवन किस पर इर्द गिर्द घूमेगा? अपने घर, मकान, वाहन और इसी के इर्द गिर्द उसका जीवन रहेगा। लेकिन खाली मटेरियलिस्टिक्स होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप इसमें बॉडी के अंग को भी जरूर काउंट करो। उसका मन का वास माने कह सकते हैं, उसका चंद्रमा जो है वो कहाँ विराजमान है? हृदय में विराजमान है। तो जब कभी भी ऐसे कोई व्यक्ति ईश्वरीय मतलब कोई बोल ऐसा करते हैं, तो वो मतलब ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि कुछ चीजें वो स्वयं भी नहीं जानते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो प्रकट होने लग जाते हैं। यानी अगर ऐसे व्यक्तियों का सेकंड हाउस भी अच्छा हो जाए, मंगल एक्सेल्ड कर जाए या मंगल स्वग्रही हो जाए, तो फिर ये जो बोलते हैं हृदय से बोलते हैं और वो साकार रूप ले लेता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी कुंडली में अगर 4th हाउस बहुत पावरफुल हो, यहां पर कई ग्रहों की जुगलबंदी बन रही हो, अच्छे ग्रहों की नजरें 4th हाउस में पड़ रही हो, तो 4th इज व्हाट? योर हार्ट। और आपको पता है दिल अगर सही, कई मामले में तो आपको मैं बताऊं, दिमाग से भी ज्यादा विचार हम हृदय की बात करते हैं। जहां पर दिमाग के साथ हृदय के विचार या मस्तिष्क के साथ हृदय का मिलन हो जाए, तो बस समझ लीजिए आपका ईश्वरीय मिलन या आपका कुंडली मिलन, कुंडली ज्ञान जो है आपको मिल गया। तो इसलिए हृदय में इस प्रकार का इन अच्छे ग्रहों का बैठना या नजर डालना बड़ा अच्छा होता है। जैसे यहां पर बृहस्पति विराजमान हो जाए, तो बृहस्पति भी नजर डाल रहे हैं, तो वो भी आपके हृदय को, आप में ऐसे विचार देगा जो आपको स्वयं नहीं पता है, फिर भी वो फूटते हैं। बड़ा अजीब है। यानी जब कभी वो किसी जगह बात करता है तो ऐसी बातें निकलती हैं शास्त्र की, नई नई बातें, वो स्वयं भी कई बार गच्चा खा जाता है, ये मैंने ही बोला है। ये कर सकता है 4th हाउस, अगर 4th हाउस मजबूत है, बिकॉज इट इज आल्सो मोक्ष हाउस, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये आप समझ रहे हैं कि 4th हाउस सिर्फ सांसारिक दृष्टि को लेने के लिए। आप देखिए इसमें कैसे देखें, प्रायः कहा जाता है कि अगर 4th हाउस में कोई नीच का ग्रह बैठता है, तो नीच का मतलब सांसारिक दृष्टि से कमजोर करना, लेकिन जो पारलौकिक चीजों पर या मोक्ष वाले पार्ट को एक्टिव करना, तो हृदय वाली। अब मान लीजिए कोई नीच का ग्रह बैठा है लेकिन नीच भंग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? दोनों एडवांटेज मिल जाएंगे उसको। जीवन का पहला फेज सुख सुविधाओं के बिना होगा, लेकिन ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय ज्ञान शुरू से ही होगा, क्योंकि नीच के ग्रह मोक्ष हाउसेस में अच्छे माने जाते हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि सांसारिक सुख सुविधाओं में आपको दिक्कत आती है नीच ग्रहों के कारण, लेकिन जो आपका दूसरा फेज है, जो आपका फिलॉसफिकल नॉलेज है, वो एडवांटेज उसका मिलता है। इनफैक्ट कई ऐसे बड़े बड़े मठों के मठाधीश्वर, बड़े बड़े ऐसे सन्यासी पुरुष रहे जिनके कई ग्रह नीच के होके 4 8 12 में बैठे रहे, और वो संसार भर में उनका नाम हुआ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि नीच की ग्रह एक बात और बताता है, आंखें झुकाकर चलना, विनम्र होकर रहना, और एक्सेल्ड होना, सर उठाकर चलना, किसी को कुछ ना समझना। तो एक्सेल्ड में कई जगह अभिमान के साथ स्वाभिमान के साथ अभिमान भी झलकता है, लेकिन नीच में एक विनम्रता भी दिखाई देती है। तो वो ध्यान आपको रखना है कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई भी बात आपको नजर आती है, तो आप समझ सकते हैं कि नीच का ग्रह आपके उस मोक्षा वाले पार्ट को बढ़ा देगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत, हाँ, नीच भंग अगर हो जाए तो बल्ले बल्ले, दोनों चीज मिल गई फिर तो आपको। आपका मोक्षा हाउसेस भी, यानी हृदय से बातचीत निकलना, मोक्षा रिलेटेड टॉपिक, और आपका सांसारिक सुख, दोनों एडवांटेज पोजीशन में आ जाएगा। अब जरा मैंने बोला शनि और चंद्रमा की जो कहीं भी मिलते हैं ये, तो देखो अगर शनि की और चंद्रमा की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, दोनों कहीं ऐसे घर में बैठ जाते हैं कि कमजोर, कम डिग्री में भी हैं, और उस घर में बैठे हैं जो हो सकता है दोनों के शत्रु निकल रहे हो, या कुछ लड़ाई झगड़े का मूड बन रहा हो,
या राहु केतु जैसे ग्रहों की नजर पड़ रही है, या वो बैठे हैं साथ में, तो ये अलग। नहीं तो चंद्रमा और शनि का अच्छा मिलन आपको एक ईश्वरीय, क्योंकि देखो चंद्रमा हमें क्या बता रहा है, चंद्रमा एक प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है, शनि हमें अंधकार की तरफ लेकर जा रहा है। और जब अच्छे किसी भाव में इनका मिलन होता है तो व्यक्ति अपने अंधकार को प्रकाश से मिटा देता है। मतलब इसका मिलन एक अकल्ट की तरफ भी इशारा करता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अगर इनमें मतलब कोई द्वंद्व की स्थिति आ जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, तो फिर उस व्यक्ति को भूतिया सपने, या हम जिसको सांसारिक दृष्टि से कहते हैं इसको तो बाधा है, कोई प्रेत बाधा ऐसा। लेकिन अगर दोनों एडवांटेज पोजीशन में आ जाएं, चंद्रमा एंड शनि, देन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे अच्छा कैसे होगा, जैसे मान लीजिए शनि यहां बैठ जाए, तो शनि एडवांटेज पोजीशन में आ गया, चंद्रमा शत्रु मानते नहीं है शनि को। अब इसमें चंद्रमा ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा इसके जस्ट सामने वाला घर है, तो शनि भी इनके घर को देख रहे हैं और चंद्रमा स्वयं इनके घर में बैठे हैं। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि शनि वैसे चंद्रमा को अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं, लेकिन इस शर्त में कुछ माहौल पूरी तरह चंद्रमा और शनि के माफिक बन रहा है। दूसरा एक और, चंद्रमा काफी अच्छी स्थिति में होने चाहिए यहां पर, क्योंकि वो ऐसे ग्रह के सामने बैठे हैं जो अपने उस ब्लैक पोर्शन से इनको प्रभावित भी कर सकता है। तो चंद्रमा को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना चाहिए, यहां पर चंद्रमा मेच्योर होने चाहिए, यानी 16-17 डिग्री पर होने चाहिए इस स्थिति में। और फिर उसके बाद शनि अगर थोड़े कम नंबर में भी आ जाता है, तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति अपने हृदय से बोलेगा और मोक्षा वाले पार्ट को एक्सट्रीम लेकर जाएगा। बिकॉज शनि और चंद्रमा का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आपको अकल्ट, एक पॉजिटिव तंत्र मंत्र साधना की तरफ लेकर जाता है। और दोनों की नजर, क्योंकि शनि स्वग्रही भी है, शनि स्वग्रही हो गए, और दोनों की नजर आपके प्रोफेशन में भी है, तो आप का जो कर्म होगा उस पर आपके जो साधना का प्रभाव दिखाई देगा। क्लियर होगा? तो ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गया? अब इसमें और क्या नजर आ रहा है, चंद्रमा अपने ही तो इसका ये तात्पर्य है कि जॉब प्रोफेशन के लिए उसका घर, उसका वाहन, उसकी माता जिम्मेदार है। स्पेशली उसके घर की बात हो रही है यहाँ पर, कि हो सकता है कि ऐसे लोग अपने जॉब ऑफिस को अपने घर से कंट्रोल करते हों। क्लियर हो गया? बिकॉज सीधा सीधा इसका संबंध इससे निकल रहा है। क्लियर हो गया? तो और हम इसमें क्या देख सकते हैं, माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे उसके। लेकिन एक विरोधाभास नजर आता है, वो ये है कि शनि का घर है वो, और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, कि शनि का अंदर अंदर चंद्रमा के प्रति एक रुझान अलग है। और दूसरा ये भी है कि जो ये राशि है मकर राशि, इसका जो पहला फेज है वो है एग्रेसिव, और चंद्रमा का रूप है पोलाइट। तो ये भी दिखाता है कि प्रथम दृष्टा, या कह सकते हैं मां के साथ संबंध ओवरऑल इज वेरी गुड, बिकॉज सेकंड फेज जो है वो वाटर वाला है, और चंद्रमा वाटर एलिमेंट पसंद करता है। तो पहला रूप ऐसे व्यक्तियों का भवन भी आपको ऐसे दिखता है कि भाई बहुत ऐसे जैसे फायर एलिमेंट, अग्नि चीजों की, या सूखा सूखा सा लगता है, अंदर प्रवेश करते हैं तो जलीय चीजें अंदर आपको दिखाई देती हैं। ऐसा ही माँ और आप जातक में संबंध भी होता है। भाई जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा माँ तो बहुत एग्रेसिव सी लगती हैं उनकी, लेकिन माँ और उनके बीच में जो रिजल्टेंट है सेकंड फेज इज वेरी वेरी कंपैटिबल। क्लियर? बिकॉज मकर का जो दूसरा रूप है वो एक मगरमच्छ का है, क्रोकोडाइल का है, जो पानी में रहता है। कर्क भी पानी में रहता है, ये चंद्रमा पानी को पसंद करता है। याद रखिए, जब हम राशि की बात करेंगे तो आपको राशि के लॉर्ड के साथ साथ राशि के अपने स्ट्रक्चर की भी बात करनी पड़ेगी। क्लियर? हम बात करते हैं, अगर तुला लग्न में चंद्रमा चले जाएं 5वें भाव में, तो किस प्रकार का रूप यहां देखने को मिलता है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5, चंद्रमा आ गए 5वें भाव में। तो इस व्यक्ति का तुला लग्न और कुंभ राशि दोनों के स्वामी, इसके स्वामी है शुक्र, इसके स्वामी कौन है, इसके स्वामी शनि। दोनों की जुगलबंदी है, अच्छी दोस्ती है। अच्छा सॉरी, इसमें मैं आपको एक ये वाली बात बताना भूल गया जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट लगन में बताऊंगा, चंद्र कुंडली वाली।
ठीक है, मैंने आपको यहां से बता दिया। अब चंद्र कुंडली की बात करें तो इसको पहला भाव मान लिया हमने, क्लियर हो गया। और पहले भाव से अगर अब जॉब करियर की बात करें तो वो क्या है, शुक्र। यहां से दिखाई दे रहा था चंद्रमा और ये है शुक्र। अब दोनों में एक सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं आप, दोनों स्त्री गुण प्रधान है। ये फैशन इंडस्ट्री या एक्टिंग इस प्रकार की चीजें दिखा रहे हैं। ये आपका कुछ कुछ उसी वाला फेज, रोमांटिक फेज है ये भी, क्लियर हो गया। वाटर एलिमेंट दिखा रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर प्रोफेशन को देखेंगे तो सटीक अंदाजा हो जाएगा। याद रखिए, ये लगन कुंडली से 10वां है और ये चंद्र कुंडली से 10वां है। तो शुक्र और चंद्रमा में काफी सिमिलरिटीज आ रही हैं। तो ये एक एडवांटेज दिखा रहा है आपके करियर को लेकर, क्लियर हो गया। तो ऐसे किसी भी घर को आप देख सकते हैं। यहां से अगर हम 1 2 3 4 चौथा घर, जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, मां प्रथम दृष्टा आपको लगेगा एग्रेसिव हैं, वो उसकी पुष्टि चंद्र कुंडली से भी कर रहे हैं आप। लेकिन दोनों के संबंध, जातक और मां के संबंध का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कूल रहता है। जैसे वो कई बार आपने देखा संसार में अलग अलग विचार है, मां उनको लेके कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो बोला यार मां तो तेरी बहुत एग्रेसिव है। लेकिन जब वो लोग बात कर रहे होते हैं कई जगह आपस में, अकेले में होते हैं, तब वो अपने विचारों में एक बहुत ज्यादा नरमी ले आते हैं, बहुत पोलाइटनेस ले आते हैं। बिकॉज इसका पहला फेज एग्रेसिव है, रिजल्टेंट इज वेरी एक्सेलेंट। तो इसी तरह से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चंद्र कुंडली से भी। किसी भी घर को देख लो आप, यहां से दूसरा, यानी आप कह रहे हैं आपका संबंध, आपके कुटुंब का संबंध बहुत ही ज्यादा नजदीक का है। हम ये भी कह सकते हैं दोनों का मालिक यहां से कौन निकल रहा है, शनि। तो जब कभी भी कुटुंबियों में दिक्कत आए और आपको लग रहा है कि यार मंगल से काम नहीं बन रहा है, तो आप शनि को भी कुटुंबियों या वाणी का रिस्पॉन्सिबल माने। एक बात ये ध्यान रखिए कि चंद्र से हम चीजों का अनुभव करते हैं, क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए क्या है, इस व्यक्ति को कुटुंबी खराब मिले हैं, लेकिन इस व्यक्ति अपने उन खराब कुटुंबियों को भी बहुत अच्छा मान रहा है। वो कब, जब शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा से दूसरा भाव ये कुटुंब भाव है और यहां पर दूसरा भाव अच्छी पोजीशन में है। इसलिए कोई भी कुंडली को आप चंद्र कुंडली से भी क्रॉस चेक जरूर करें, तो आप उसके सही अर्थ को समझ पाएंगे। नाउ अब हम चलते हैं, चंद्रमा आगे हमारे 5वें भाव में, क्लियर हो गया। 5वां भाव किसका है, 5वां भाव हमारा संतान सुख का है, एजुकेशन का है। कुंभ राशि शनि का रूप है। तो शनि और शुक्र दो मालिक हैं, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, क्लियर हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात रहती है जब लग्न और राशि अधिपति की जुगलबंदी हो और कुंडली में भी वो मित्रता और बढ़ रही हो, क्लियर हो गया। लगन और राशि अधिपति की कुंडली में मित्रता और बढ़ रही हो तो ये और शुभ हो जाता है, क्लियर हो गया भाई। जैसे कहीं शनि यहां आ जाए तो एक्सेल कर जाएगा। तो शुक्र के घर में राशि अधिपति बैठा है, क्या बात है, कमाल का कॉम्बिनेशन है, क्लियर हो गया। तो मतलब ऐसे व्यक्ति को शनि संबंधी सारी चीजें मिलेंगी और दिल खोल के मिलेंगी, बिकॉज लग्ना लॉर्ड में ही वो बैठा हुआ है, इन दोनों का स्वामी जो राशि लॉर्ड भी है, क्लियर हो गया। तो ऐसा व्यक्ति उन चीजों को बहुत अच्छे से फील करता है और चंद्रमा वहां खुद ही विराजमान है, मतलब प्लस 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 ही होता जा रहा है इस कंडीशन में। और कुंभ के नेचर में काफी ज्यादा वाइटैलिटी दिखाई देती है, सबको मिलाकर चलने का कुंभ का स्वभाव है। लॉर्डशिप को वो दरकिनार कर देता है कुछ समय के लिए कि यार अगर कोई लाभ देता है तो उसको मित्र माना जा सकता है, और सबके साथ बनाकर रखने वाला काम कुछ कुछ कुंभ राशि करता है। तो वो बिल्कुल सही है। यहां से चंद्रमा देख रहे हैं अपने 7वें भाव में, मित्र के भाव में। ये क्या है, हमारा आय स्थान। तो तुला लग्न के आय के साधन जो होते हैं वो ज्यादातर, मतलब जो भी उनको जो चीजें मिलती हैं उनमें एक रॉयल या शाही टच या किंगली या एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीजें दिखाई देती हैं, क्लियर हो गया। तो इनको जो भी आय होती है, देखो प्रोफेशन से आय होती है, बट प्रोफेशन से किस प्रकार से डिपॉजिट हो रहा है या में आय हो रही है, तो वो भी एक नजरिया दिखाता है कि भाई आपकी इनकम सोर्सेज जो हैं, इनकम सोर्सेज रिलेटेड टू सन, बट योर जॉब प्रोफाइल इज रिलेटेड टू
मून, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जब आपको सैलरी मिलती है, जब आपको धन मिलता है, तो आपका किंगली, राजाओं वाला राजसी जो है वो रॉयल, इससे एक बात और झलकती है कि इसमें आपके पैतृक पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ ना कुछ इनकम आपको होगी ही होगी। क्लियर। और ये नजर यहां डाल रहे हैं और पुत्र भाव में बैठा हुआ है, तो पुत्र होने के बाद आपके आय के साधन बढ़ाएगा वो। क्लियर हो गया। एजुकेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं विचारवान होंगे, बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होगी वो। चंद्रमा में बैठे कुंभ राशि में, कुंभ का मकसद होता है हर चीज़ से लाभ निकालना। तो आपके जो डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो आपको जरूर लाभ देकर जाएंगे। और अपने से 8वें बैठा है चंद्रमा, अपने से 8वें बैठा है। क्लियर हो गया। और ये कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा अपने से 8वें बैठा, माने हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये 70% करेक्ट है, अच्छा है, जगह अच्छी है। 30 मैंने क्यों नेगेटिव कर लिया, बिकॉज लॉर्डशिप तो देखना पड़ेगा ना। अगर घर का मालिक भी हमारे फेवर कर देता तो वो और एडवांटेज पे चला जाता। तो अब ये कह रहे हैं यहां से 8 का मतलब आपके करियर का डायरेक्ट संबंध आपके एजुकेशन से है, आपके सडन गेन से है। क्लियर हो गया। और सडन गेन आप समझ सकते हैं, सडन गेन है कोई इस प्रकार की लॉटरी, वो आपके जॉब को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और ये सडन गेन आपके लाभ को भी प्रभावित कर रहा है, फायदा दे रहा है। और यहां से 8 नंबर का मतलब है दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम है 8 नंबर। 8 इज व्हाट, इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, इस प्रकार की चीजें। तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। क्लियर हो गया। और वो आपके करियर में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हो सकता है आप इस प्रकार के सडन गेन वाले कुछ पॉलिसी भी सेल करने वाले हों, या हॉस्पिटैलिटी वाली बात है। हॉस्पिटैलिटी यानी कुछ डेथ इंश्योरेंस वाली बातें यहां से दिखाई देती हैं, जिनसे आपको सडन गेन आपको भी हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये चीजें ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहां पर। नेक्स्ट, इसको चंद्र कुंडली अगर मान ले तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 आपका जॉब प्रोफाइल बन गया है वृश्चिक। तो वृश्चिक का भी स्वभाव आपको पता है, काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर है। सीक्रेट्स, इस प्रकार की चीजों को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये डबल पुष्टि कर रहा है, क्योंकि हमने यहां से देखा था ये 8 नंबर पर आ रहा था, और यहां से जब कहें हम तो हमारी 8वीं काल पुरुष की राशि आ गई, जो छुपा कर रखती है, छुप कर रहने वाली, अकल्ट को भी रिप्रेजेंट करती है, मृत्यु या उस भाव को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप वहां से भी आय की बात यहां से पुष्टि हो रही है उसकी। क्लियर। और हम आय की अगर बात करते हैं, ये तो आपका क्या है, जॉब करियर। आय की बात करते हैं उसके लिए यहां पर रेस्पॉन्सिबल है बृहस्पति। तो आप अपनी आय को लेकर किस प्रकार का संतोष रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे, वो तय होगा बृहस्पति की स्थिति कैसी है। जैसे मान लीजिए आय तो बहुत होती है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन आप उस चीज को अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते, वो चंद्र कुंडली से देखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये दोनों ही चीजें आप देखेंगे तो आपको सही अनुमान आप लगा पाएंगे। नाउ अब चलते हैं तुला लग्न के 6ठे भाव में। तो तुला लग्न का 6ठा भाव यहां पर आ रहा है मीन राशि, और मीन राशि में कौन बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं। ध्यान रखिएगा, मीन राशि जो है वो बहुत ज़्यादा सात्विक राशि है, और काल पुरुष की कुंडली में ये 12वां भाव है। 12वां भाव यानी एक प्रकार से व्यय भाव भी होता है, मोक्षा भाव भी होता है। क्लियर। तो दोनों चीज़ें हैं। वो ब्राह्मण जो चीज़ों को, माया को समझना चाहता है। क्लियर हो गया। और माया को समझने के लिए वो खर्च भी करता है। बृहस्पति का थोड़ा सा रोमांटिक फेज दर्शाता है मीन राशि, और मीन राशि में चंद्रमा बैठा है, तो देखो राशि को बहुत पसंद करता है चंद्रमा। अब बात कर लेते हैं जगह की। 6 नंबर 6 8 12 के लिए चंद्रमा जैसे ग्रह तो एटलीस्ट नहीं बने हुए हैं। क्लियर हो गया। लेकिन हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई अगर किसी खराब जगह पर, किसी खराब एरिया में हमारा घर अच्छा हम बना दें तो कुछ तो फेवर हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो लोकेशन खराब है चंद्रमा के लिए, क्योंकि प्राय यहाँ पर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट ही बैठने चाहिए, जो स्वभाव से क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, वो बैठते तो अच्छा माना जाता है इन ग्रहों में। लेकिन अब जैसे इसका ये घर ही किसका है,
सौम्य ग्रह का है और मालिक भी कौन है, सौम्य। तो ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं से ना बड़े सौम्यता से निपटते हैं। तो ये हम ये दर्शाता है कि तुला लग्न वाले अपने शत्रुओं से सौम्य होकर बातचीत करते हैं। क्लियर होगा? तो ये सीधा सीधा नजर आ रहा है बृहस्पति। अब बृहस्पति की मान लीजिए स्थिति खराब हो जाए तो फिर हालात काबू से बाहर भी हो सकते हैं। काबू से बाहर माने शत्रुओं के, यानी क्योंकि आपके काम, किसी भी काम की जो एंड अप, शुरुआत कहां से होती, 3 नंबर से, एंड कहां से होती, 6 नंबर से। फिनिशिंग टच कौन देता है, 6 नंबर। तो अगर 6 नंबर का मालिक वास्टली प्लेस्ड हो जाए, मान लीजिए 6 नंबर का मालिक नीच का हो जाए बृहस्पति, तो फिर क्या होगा कि आप किसी को पोलाइट होकर समझाना भी चाहेंगे, वो समझेगा नहीं और उल्टा आपको घर संबंधित नुकसान करा के जाएगा शत्रु। क्लियर होगा? तो ये बात यहां से पुष्टि हो जाती है। या कहीं और मान लीजिए 1 2 3 अपने से तीसरे बैठ जाए, बृहस्पति यहां बैठ जाए, बट अगेन बृहस्पति इन 8th हाउस इज नॉट गुड। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है, तो वो उस दृष्टि से आपको एक एडवांटेज भी देगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या दे रहा है कि इन हाउसेस में मैलेफिक को बैठना ही ज्यादा अच्छा था। एडवांटेज क्या देगा आपको, अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ईश्वरीय बोध की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जो 2 नंबर है, 2 नंबर शुक्र की राशि है और बृहस्पति शुक्र को पसंद नहीं करते हैं। स्पेशली इन 8th हाउस में जब आ जाता है तो थोड़ा ये विरोधाभास तो हो ही गया। और यहां पर एक बात और समझ में आती है कि बृहस्पति की स्थिति अगर खराब होती है ऐसी कुंडलियों में, तो वो अपने टीचर्स की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने गुरुओं की, अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और करे अगर किसी महिला की कुंडली आती है तो बृहस्पति पति का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति वस्टली प्लेस्ड हो जाए, गलत जगह प्लेस्ड हो जाए, तो वो पति के लिए भी उनके मन में जो रिगार्ड होना चाहिए वो नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी हम यहां से देख सकते हैं। यहां से नजर डाल रहे हैं वो 12वें भाव में। 12वां भाव क्या, कन्या राशि। तो ऐसे व्यक्ति अच्छा व्यय भी करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये कन्या राशि हालांकि बहुत समझदार है, मैच्योर राशि है, तो लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। क्लियर? और अपने कर्म क्षेत्र को हम किससे जोड़ रहे हैं, 6th हाउस में। कर्म क्षेत्र का मालिक 6ठे भाव में बैठा है। तो ये क्या बताता है कि आपके कर्म का जो मालिक है वो 6ठे भाव में, यानी आपके जॉब सर्विस का संबंध आपके ऋण भाव से है। क्लियर हो गया? और ये क्या है, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, रोग। तो रोग बाधा से कनेक्ट कर रहा है वो। मीन राशि, तो वाटर साइन एलिमेंट, इस प्रकार की चीजें हैं। तो हो सकता है कोई इस प्रकार का औषधीय वाले चीजें, वाटर प्रोडक्ट्स के आप बिजनेस करें, या आप, हालांकि ये सर्विस का, 6th हाउस सर्विस का कहा जाता है, तो वो ऐसी जगह सर्विस करता होगा जहां पर कोई वाटर मेडिसिनल चीजें सेल की जाती हों। क्लियर? तो ऐसे कोई 6th हाउस इज आल्सो योर कंपटीशन हाउस। तो ऐसे व्यक्ति कंपटीशन में अपने समझदारी से जीत हासिल करते हैं। याद रखिएगा, जहां भी समझदारी से जीत हासिल करने की बात आएगी, बुद्धि से जीत हासिल करने की बात आएगी, ये लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहां शत्रुओं पर कुछ एग्रेशन शो करना होगा वो उपयुक्त नहीं है, कि भाई आपको गुस्सा करना है, वो उपयुक्त नहीं है। क्लियर हो गया? तो अपने से 7 8 9, अपने से 9 नंबर है, और 9 नंबर आपको एक धर्म के प्रति झुकाव भी देता है। 9 नंबर आपके हायर रिसर्च को भी दर्शाता है। 9 नंबर आपके जो पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि भाई 6ठे भाव में अपने से 9 होकर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो पिता के लिए भी कष्ट या बीमारियों का कारण बनता है। तो जब कभी भी इस प्रकार दशा चलेगी, बृहस्पति की दशा चलेगी, उस समय उस व्यक्तियों को ना सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर, पिता की हेल्थ को भी लेकर थोड़ा सिक्योर होना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने से 9वें नंबर पर बैठा है। तो इन चीजों को एक्टिव करेगा। क्लियर? जैसे बृहस्पति की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, बट ये चंद्र की अंतर्दशा आपको सर्विस में फायदा भी देकर जाएगी। नाउ गोज टू 7th हाउस।
अब तुला लग्न में 7वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। 7वां भाव पार्टनरशिप का है, हमारे पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध कैसे हैं, हमारा बॉडी का वो छुपा हुआ पार्ट बताता है, सेक्सुअल ऑर्गन बताता है। और हमारा 7वां भाव हमारे व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। 7वां भाव, जब आपको कभी विदेश यात्रा देखनी हो तो भी हम 7 भाव को काउंट करते हैं। क्लियर? तो अब ये तुला लग्न और मेष राशि क्लियर होगा। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, मैंने आपको इसका आइडिया तुला में भी बताया था, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है देन इट इज वेल एंड गुड। देखो ये एक दो बात तय है कि पत्नी बहुत अग्रेसिव भी होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर भी होगी। क्लियर हो गया? यानी एकदम नियमों पर चलने वाली भी होगी और सुंदर भी होगी, ये बताता है वो। और क्या बताता है यहाँ से? 7वां, विवाह के बाद आपके भी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगेगा, लेकिन आप अपने पार्टनर के मुकाबले ज़्यादा पोलाइट होंगे। क्लियर? आप अपने पार्टनर के मुकाबले ज़्यादा पोलाइट होंगे। एंड योर जॉब सर्विस इज रिलेटेड विद योर स्पाउस। क्लियर हो गया? तो आपका जो जॉब सर्विस है वो आपके स्पाउस, पार्टनरशिप, तो ऐसे व्यक्ति कोई चंद्र संबंधी व्यवसाय भी करें तो इनको फलता है। क्लियर हो गया? चंद्र संबंधी व्यवसाय अगर वो करते हैं तो इनको फलीभूत होता है। और इनके व्यवसाय में, इनके जॉब में अगर पत्नी हेल्प करे तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, वहीं पर कोई जॉब प्रोफाइल अगर वो आपके वाइफ भी वो काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपके ना सिर्फ संबंध बढ़ेंगे, उल्टा ये कई चीज़ों को साध लेगा। बिकॉज चंद्रमा एक्सेल्ड करता है जिस राशि में, उस चीज़ों को भी ये अच्छा करने का प्रयास करेगा। इस घर को भी उसने साध लिया, इस घर को भी साध लिया, तो इसको साध लेगा तो ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध को अच्छा कर देगा। तो ये बात भी कुछ ध्यान रखिए कि चंद्रमा या कोई भी ग्रह अच्छी स्थिति में जब होता है तो अपने घर को तो ठीक करता ही है, जहां वो एक्सेल्ड करता है उसके बारे में भी विचार करने लग जाता है, यार मैं वहां पर उच्च का होता हूं तो उस घर की जो क्वालिटीज हैं उसको बढ़ाया जाए, यहीं बैठकर ही बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए आप चंद्र कुंडली मान लें तो यहां से वो जा रहा है 10 नंबर। तो ये व्यक्ति जो है अपनी जॉब को लेकर कैसा विचार रखता होगा, इसके लिए आपको शनि को देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये मेष लग्न बन गया फिर, और मेष लग्न से फिर ये विचार करता है अपने जॉब के लिए वो शनि तय करेंगे। मान लीजिए शनि अच्छे हैं या शनि भी यहां बैठ जाते हैं शनि, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर सेम वही सिम्टम आ रहे हैं, यानी पुष्टि हो रही है, बिकॉज शनि बैठ गए हैं भार्य स्थान में। क्लियर हो गया? और एक्सेल्ड कर गया शनि, तो आपके पत्नी, आपके पति, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्लियर? ये यहां से तय किया जा सकता है। नाउ गोज टू नेक्स्ट नंबर, चलते हैं हम तुला लग्न में वृषभ राशि। क्लियर हो गया? टॉरस। तो चंद्रमा यहां आ गए हैं। चंद्रमा अपने से 8 नंबर बैठे हैं। 8 नंबर हालांकि चंद्रमा के लिए एक अच्छा नंबर नहीं है बैठने के लिए, लेकिन हमें यह देखना है कि चंद्रमा जिस लोकेशन, मतलब एक तो है कौन सा एरिया, उस एरिया में आपने कैसा घर दिया। कहता चंद्रमा को हमने वो घर दिया है जिससे अच्छा घर हो ही नहीं सकता है। तो खराब एरिया होने के बाद भी आपने घर इतना अच्छा दे दिया उसको कि चंद्रमा अब इससे संबंधित फेवरेबल जो चीजें हैं वो बढ़ाने लग जाएगा। तो थोड़ा ये समझिएगा कि चंद्रमा इस 8 नंबर को बेशक लाइक ना करते हो 8 नंबर, लेकिन इस घर को सबसे ज्यादा लाइक करते हैं 2 नंबर, यानी वृषभ राशि को। यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है वृष राशि या टॉरस, इसको बहुत लाइक करते हैं। चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं यहां पर। तो चंद्रमा इस घर के सभी चीजों को देने का प्रयास करेंगे सॉफ्ट कॉर्नर से, बिकॉज राशि का स्वभाव भी सॉफ्ट, चंद्रमा का स्वभाव भी सॉफ्ट। तो ये क्या क्या करने वाले हैं अब आपको? ससुराल से संबंध बहुत मीठे होंगे। यहां से नजर पड़ रही है, नीच की नजर है वो धन भाव में, तो धन भाव में दिक्कतें आएंगी। आपको काफी कष्टों के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद आपकी संपदा आपको मिल पाएगी, पैतृक संपदा। क्लियर हो गया? और क्या बताता है, आप अगर इस प्रकार की कोई अकल्ट संबंधी व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, तो बहुत फायदा होगा आपको।
क्लियर हो गया? कोई इस प्रकार का मृत्यु इंश्योरेंस या किसी शमशान, अगर जमीन का कुछ इस प्रकार का काम है आपका, इस प्रकार का, या इस एयर से संबंधित जो भी चीजें होंगी, क्लियर होगा? तो इस चीज से आपको फायदा होगा। मृत्यु संबंधी कुछ चीजें की सेलिंग का भी फायदा आपको यहां दिखाई देता है, बिकॉज ये एक्सेल्ड पोजीशन में है चंद्रमा। क्लियर हो गया? और कोई धर्म काम जहां पर तांत्रिक या कह सकते हैं मेडिटेशन चीजें इस्तेमाल हो रही हो, वो भी आपके जॉब प्रोफेशन को फायदा दे सकता है। अब वो अपने से कहां बैठा है ये देखना है। अपने से 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 11 बैठे। 11 इज व्हाट? 11 आपका बड़ा भाई बताता है, 11 आपके मित्र बताता है। क्लियर हो गया? तो 11 आपका आय भाव भी बताता है, मतलब ये आपके आय को बढ़ाने वाला है। तो इससे संबंधित जो भी आप काम करेंगे आय बढ़ेगी डेफिनेटली। और अगर हम इसको चंद्र कुंडली मानकर देखते हैं, आपका कर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप उस चीज को लेकर क्या विचार करते हैं, जॉब, वो शनि तय करेगा। शनि का अगर कुंडली में अच्छा है तो आप अपने उस प्रोफेशन को बहुत अच्छा फील करेंगे। इससे आप कोई भी गिन लो, 1, 2, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला कि कौन सा घर खराब था, दूसरा घर। अब यहां से गिनते हैं 1, 2। अब आप इस चीज को लेकर, आपके पास कुछ संपदा है या नहीं है, फिर भी आप क्या मानते हैं? अब ये नीच का है तो संपदा बैंकिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन आप उस चीज को कैसा लेते हैं वो बुध तय करेगा, क्योंकि चंद्र कुंडली से ये बुध दूसरे घर को बता रहा है। चंद्र कुंडली से ये मिथुन राशि जिसका मालिक बुध है, समझिए जरा चीज को, ये लग्न कुंडली है। लग्न से दूसरा मालिक कौन है? वृश्चिक। मैंने बोला वृश्चिक में ये नजर डाल रहे, नीच की नजर है, तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उस गड़बड़ को आप किस प्रकार से लेते हैं? चंद्र कुंडली को बना लीजिए लग्न कुंडली, ये बन गया नंबर 1, 1, 2। दूसरा नंबर आ गया मिथुन राशि। अब देखिए मिथुन राशि के मालिक कहां प्लेस्ड है। मान लीजिए मिथुन राशि के मालिक यहां प्लेस्ड है बुध, और बुध यहां उच्च के होते हैं, स्वग्रही भी हैं, तो फिर इस घर को आप अच्छा मानेंगे, चाहे आपको कुछ गेन ना हो, लेकिन आप उस चीज को बॉदर नहीं करेंगे ज्यादा। कहता कोई नहीं है, तो जीवन का हिस्सा है। ये कर सकता है चंद्र कुंडली। इसलिए चंद्र कुंडली आप जरूर देखिए, किसी की भी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से ही हम चीजों को डिक्लेयर करने में सक्षम होंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, चीजों को भविष्यवाणी गलत हो जाएंगी। नाउ अब हम चलते हैं तुला लग्न के 9वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा बैठे हैं, तो ये व्यक्ति किस प्रकार से, कैसी सोच रखता है? तो ये आ गए हैं पिता भाव, धर्म भाव, और रिसर्च, हायर डिग्री, पीएचडी स्टडी, ये बताता है। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, मिथुन राशि है और तुला लग्न है, दोनों ही स्त्री लिंग प्रधान है। देखिए ये स्त्रीलिंग है, बुद्ध का लिंग नहीं माना जाता, बुद्ध को कोई लिंग नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है? चीज़ों में श्रृंगार रस, और मिथुन राशि आपको पता है बुद्ध का रोमांटिक फेज है, ये भी तुला राशि भी बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मैच्योर करना पसंद नहीं करती है। मैच्योर यानी चीज़ों में रूडनेस, रूथलेस, ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती है वो, ठीक है? तो रोमांटिक ही रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, राशि वाला और लग्न, दोनों ही एक जैसे आ गए हैं। अब इसमें क्या कह सकते हैं कि आप के संबंध फादर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा वहाँ बैठे हुए यहाँ से नज़र डाल रहे हैं, वो अपने इस व्यक्ति का जीवन पूरा इसी घर के इर्द गिर्द घूमेगा। पिता, धर्म, रिसर्च, इसी चीज़ को लेके घूमेगा वो, ठीक है? अब वो यहाँ से नज़र डाल रहे हैं आपके भाई बहन, भाई बहनों का जो घर है वो बृहस्पति का घर है, और चंद्रमा की नज़र है, तो बृहस्पति और चंद्रमा में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आपके भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होंगे। पिता के साथ हल्का सा कह सकते हैं, वो भी बाहरी कोई ऐसा दिखता नहीं है, हल्का सा कभी कभी वो नज़र आता है फेस, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा, मतलब चंद्रमा बुध के पिता हैं, और चंद्रमा को स्पेशली ये घर बहुत पसंद है। लेकिन बुध चंद्रमा से थोड़ा कटते हैं, शत्रु मानते हैं उनको।
इस कारण से आपको वो रूप भी दिखाई देगा। पिता आपकी हर फेज में मदद करेंगे, बट आपके मन में थोड़ा सा कभी कभार इस प्रकार की खटास आती है। बट इसके लिए आपको क्या देखना जरूरी है, इस घर के मालिक की स्थिति भी देखनी जरूरी है। और इस घर का कारक कौन है? सूर्य। सूर्य वेल प्लेस्ड अगर है तो चीजें ओवररूट हो जाएंगी, फिर उस चीज को हमें काउंट ही नहीं करना है फिर, ठीक है। और अब अपने से 12 नंबर बैठा है कर्म क्षेत्र का, या कह सकते हैं आपका जो जॉब करियर का मालिक अपने से 12 नंबर होकर बैठा है, ठीक है। और 12 नंबर पिता के भाव में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं चंद्रमा का यहां बैठना ये दर्शाता है कि उसका जो जॉब होगा, जॉब प्रोफाइल होगा, उसमें इस प्रकार की बुध और चंद्रमा संबंधी चीजें दिखाई देंगी। बुध का रोमांटिक फेस और चंद्रमा क्या है? वाटर साइन, केयरिंग एलिमेंट। और अपने से 12 क्या बताता है? ब्रिज का काम कौन कर रहा है? व्यय, खर्च। तो वो एक चीज और भी बता रहा है कि जॉब संबंधी खर्च किसके थ्रू? धर्म, या आप कह सकते हैं आप उसको आपके नैतिक मूल्य। तो ये कोई बहुत ऑस्पिशियस तो नहीं माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस ग्रह का यहां बैठना ठीक, अपने से दूसरा बैठा है और अच्छी स्थिति में है। अब क्योंकि मिथुन का जो मालिक है वो अंदर अंदर तो कटता ही है, तो जॉब जैसी स्थिति में जब इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो बड़ा टिपिकल सा माहौल बन जाता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ती है, इस कारण से सैलरी विड्रॉ हुई नहीं हो पाई, यानी उन जॉब से उसको व्यय हो रहा है, कहते भाई आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। तो संकट बन जाता है जब इस स्थिति में। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर बुध जो है वो यहां चले जाते हैं तो बुध क्या है? परिवर्तन राजयोग की बात करेगा, यानी बुध काम करेगा चंद्रमा की तरह, चंद्रमा काम करेगा बुध की तरह। देन इसकी चीजें यहां, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो जो प्रोफेशन को अगर चुनते हैं तो बहुत फायदा होगा। बिकॉज अपने से 12 को वो प्राय क्या बताता है? 12 यानी क्या? व्यय या एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार के काम, और स्पेशली क्योंकि इसको धर्म भाव से जोड़ रहा है, तो धर्म भाव संबंधी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें, इस प्रकार की चीजों में अगर वो काम करते हैं इनको फायदा होता है। लेकिन अगर बुध की स्थिति अच्छी हो जाए तो फायदा बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मैंने बोला ना जैसे कि इसको हम बहुत ऑस्पिशियस तो नहीं मान सकते हैं, क्लियर। वो तभी मानेंगे उसको अच्छा जब परिवर्तन राजयोग बनेगा। नाउ इसको आप लगन मान के उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया अभी, चंद्र कुंडली से लगन मान के इसकी आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। नाउ अब आ गए चंद्रमा अपने घर में, तुला लग्न कर्क राशि। तुला का स्वामी शुक्र, कर्क का स्वामी चंद्रमा, दोनों बड़े रोमांटिक से रहने वाले हैं। चंद्रमा इस व्यक्ति का जीवन हमेशा ही जॉब, करियर, इन सबको लेके रहेगा। मैं जॉब क्या करूंगा मैं, कई लोग अपनी अपनी आप बातचीत करो, इस भी बात करेंगे, इसका बातचीत इसी को लेकर होगी, क्लियर हो गया। और ऐसे व्यक्तियों को जैसे यहां पर नजर डाल रहे हैं वो अपने मां के भाव में, चंद्रमा स्वग्रही है तो घर से भी इसको सुख मिलता है, क्लियर हो गया। और चंद्रमा हालांकि ये शत्रु भाव है, ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि शनि का भाव है, तो कुछ संकटों के बाद ये व्यक्ति अपना घर बना लेते हैं। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि भाई चंद्रमा यहां बैठा है पिता भाव में, तो पिता से भी भरपूर सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्तियों को, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लगन कुंडली भी इसको मान के पुष्टि कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये व्यक्ति अपने घर को लेकर क्या सोचता होगा वो देखेंगे हम शुक्र से। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो घर को लेके बहुत ज्यादा अच्छा मानता होगा घर को, क्लियर। लग्न का स्वामी है वो। और इस व्यक्ति का जॉब प्रोफाइल, ये अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके क्या सोचता होगा? ये आई एम वेरी डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, क्लियर होगा ये। तो जब आप किसी भी चीज की पुष्टि करना चाहें, ये व्यक्तित्व उस चीज को क्या मानता होगा, तो चंद्र कुंडली को आधार बनाकर जरूर देखिएगा, अदरवाइज हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्लियर हो गया। तो चंद्रमा यहां पे कैसा प्रोफेशन दिला देगा आपको? हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, वाटर इंडस्ट्री, कोई जूस इंडस्ट्री, इस प्रकार की चीजों में आप
जा सकते हैं। नाउ गोज टू 11 नंबर। अब आपके आय भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो आपका मन पूरी तरह से आय को लेकर ही विचार नहीं, भाई आय कैसे कहाँ, और आपके फ्रेंड्स, आपके बड़े भाई बहन, इसके लिए आप, क्योंकि 11वां भाव ये भी बताता है मित्र भाव में बैठा हुआ है, सूर्य इनके मित्र हैं। लेकिन लियो राशि का स्ट्रक्चर कैसा है? लियो राशि रॉयल, शाही। हालांकि चंद्रमा भी एक प्रकार का राजा ही है, लेकिन चंद्रमा एक स्त्रीलिंग राजा है। क्लियर हो गया? स्त्रीलिंग राजा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्त्रीलिंग राजा यहाँ बैठे हुए हैं। ये लेकिन 11वां भाव होता ही ऐसा है कि यहाँ पर किसी भी घर को फिट कर दो, जनरली फायदा देकर ही जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, आपको लाभ होगा। योर जॉब इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर प्रॉफिट। ऐसे व्यक्तियों का जॉब बहुत अच्छा होता है। जब भी 10 और 11 का संबंध बन रहा हो अच्छा, तो बहुत अच्छा होगा। यहां से किसको देख रहे हैं? आपके पुत्र भाव को देख रहे हैं, आपके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान आपको फायदा दिलाने वाली होंगी, जल्दी होंगी। क्लियर हो गया? और देखिए, अगर मान लीजिए 11वें भाव में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट नहीं है, इस मतलब पुरुष लिंग नहीं है, क्योंकि 11 नंबर तो खुद ही शनि का है, शनि एक स्त्रीलिंग है, और चंद्रमा यहाँ नजर डाल रहे हैं, और कोई भी ग्रह नहीं है। अब इसमें एक डिफरेंस क्या आ रहा है? मान लीजिए सूर्य बहुत बली हो जाए, तो फिर सूर्य चंद्रमा के बल को बढ़ा देंगे, और जब सूर्य ने चंद्रमा को बल को बढ़ाया है, तो इस व्यक्ति की संतान लड़का होगी, बेबी बॉय होगी। लेकिन अगर कहते हैं सूर्य की स्थिति कमजोर है, चंद्रमा की स्थिति ज्यादा मजबूत है, तो फिर ये बेबी गर्ल रिप्रेजेंट करता है, जो हम डिग्री देख के बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि जैसे राहु, सूर्य, मंगल, ये प्रायः पुरुष संतान, या नॉट पुरुष संतान, बेबी बॉय, क्लियर हो गया, लड़का संतान देते हैं। और अगर इस प्रकार के शुक्र हैं और चंद्रमा है, इस प्रकार के ग्रह आते हैं, तो स्त्रीलिंग संतानें हमें देते हैं। तो आय भाव के लिए बहुत अच्छा है, बड़े भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है, आय और जॉब का संबंध है। अब हम चलते हैं तुला लग्न में चंद्रमा आ गए हमारे 12वें भाव में। क्लियर? तुला लग्न में चंद्रमा 12वें भाव में किस प्रकार का फल हमें देते हैं, वो यहां से पता लगता है। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 12 नंबर पर चंद्रमा बैठे हैं। तो तुला लग्न और कन्या राशि दोनों का स्वामी शुक्र और बुध, मतलब इसका स्वामी शुक्र, इसका स्वामी बुध, दोनों मित्र हैं, दोनों की मैत्री है। और चंद्रमा अब अपने से 12 हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो दिमाग है वो बाहरी क्षेत्रों के प्रति रहता है, हमेशा अपने में आ ही नहीं पाता है प्राय। ये 6 8 12 के लिए मैंने पहले बताया कि चंद्रमा के लिए जगह अच्छी नहीं है वो। अब ये कन्या राशि चंद्रमा को कितनी पसंद है उस पर तय करेंगे। मैंने बोला मिथुन राशि और कन्या राशि में फर्क है। मिथुन राशि का जो रोमांटिक फेज है चंद्रमा उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, और जो उसका कैलकुलेटिंग होने वाला तरीका है ये बहुत कैलकुलेटिव है कन्या राशि, उसके प्रोफाइल को चंद्रमा बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, बुध का जिस स्वभाव को वो पसंद करते हैं वो है रोमांटिक होना है, और संबंधों में एक कोमलता, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है मिथुन। कन्या राशि वाले थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। बुध का जुपिटर वाला फेज, हालांकि जुपिटर को ये लाइक करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर फेज में जहाँ बुध की बात हो रही है, वहाँ पर इस लोकेशन को ये बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये किस प्रकार का जीवन दे रहा है? यहाँ से वो नज़र डाल रहा है शत्रु भाव में, बृहस्पति का घर है वो, तो कह रहा है भाई अपने शत्रुओं के साथ वो नरमी से पेश आते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को क्या मानते हैं वो आप यहां से छठा भी निकाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये व्यक्ति अपने शत्रुओं को कैसा मानते हैं वो चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, तो लगन कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हैं और अपने भाव से वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो शत्रुओं से नरमी से निपटते हैं। रिजल्टेंट अच्छा होगा वो बृहस्पति तय करेंगे। बातचीत लेकिन जब भी करेंगे शत्रुओं से बहुत पोलाइट होकर करेंगे। और 1 2 3 जॉब का और व्यय भाव का संबंध है, या कह सकते हैं
व्यय भाव को हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं आना, इसको बोलते हैं जाना। तो अगर कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार के एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करेगा तो उसको मुनाफा होगा, स्पेशली 1 2 3 स्पोर्ट्स माने एक्सपोर्ट में किस प्रकार की चीजें। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर हमारा कम्युनिकेशन भी दर्शाता है, क्लियर होगा। डिजिटल मीडिया, इस प्रकार की डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, एंटरटेनिंग डिवाइसेस, अगर इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, उनको बाहर भेजता है विदेश भूमि में, तो ऐसे व्यक्तियों को फायदा हो सकता है। फायदा करने के लिए सूर्य भी देखना जरूरी होगा। अब वो फायदा मान रहा है नहीं मान रहा है, उसको आप चंद्र कुंडली से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने से 11 चंद्रमा आ रहा है तो फायदा मानेगा। क्लियर हो गया? अपने से 11, तो ऐसा व्यक्ति अपने एक्सपोर्ट से फायदा लेगा और उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा, हाँ पहचानेगा भी, हाँ मुझे एक्सपोर्ट से सच में बहुत फायदा होता है। एक बार तो क्या, अभी जीवन में उसके है, उसको महसूस नहीं होता है, एक नहीं है फिर भी उस चीज को महसूस कर रहा है, तो महसूस करने वाला पार्ट भी आपको दरकिनार नहीं करना है। इनफैक्ट वो ही तो देखना ज्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति कैसा मानता है उसको। भाई जैसे मान लीजिए कोई पिता किसी पुत्र की कुंडली लेकर आया आपके कि यार वो बच्चा हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन आपने देखा यार वो तो अपने आप को बहुत अच्छा मानता होगा, कहता वो मानता है, ऐसे क्या करना है हमें। लेकिन अगर वो स्वयं जातक आपके पास वो कुंडली लेकर आता है कि मैं इस चीज को लेकर परेशान रहता हूं, तो फिर आपको चंद्र कुंडली पर पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि स्वयं जातक उस पर विचार कर रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, लग्न कुंडली समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बयां करती है, चंद्र कुंडली हम में हमारी प्रतिष्ठा को बयां करती है। क्लियर? तो अगर दोनों ही, एक बात दूसरी बात, स्पेशली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जब चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक ही हो, चंद्रमा यहां हो, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाता है, बहुत ही शुभ माना जाएगा। क्योंकि वैसे भी लग्न मूल त्रिकोण के साथ साथ आपका केंद्र हाउसेस भी है, जिसको लक्ष्मी त्रिकोण कहा जाता है, 1 5 9, ये केंद्र हाउस भी है, तो वहां पर चंद्रमा बैठना बहुत शुभ फलदायक होता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। हमने आपको आज तुला लग्न में अलग अलग द्वादश भावों में चंद्रमा का महत्व समझाने का प्रयास किया। उसमें हम सफल हो पाए वो आप लोगों के कमेंट बताएंगे, और इसी प्रकार से हम अलग अलग जारी रखेंगे पूरी प्लेलिस्ट, और उसमें हम केतु तक लेकर जाएंगे, और उसके बाद हम नए नए टॉपिक आपको डेली बेसिस पर देने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि समय की व्यस्तता होने का कई बार हम डेली रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद ज़रूर आपको रिकॉर्डिंग देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सुच्चा ज्ञान पूरे विश्व में फैले। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।